हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार काला इस यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने जो एलसीएम एचसीएफ चल रहा था उसमें अभी तक हमने जो उनका फंडामेंटली किया है, उनका जो आधारी किया है, उनमें एक क्वेश्चन और आ जाए हो सकता है उसमें केवल मत्स्य ज्ञात करने के लिए। वो क्वेश्चन हो सकता है कि क्वेश्चन है 418, 475 व 513 का HCF ज्ञात करो। इनका हमें HCF ज्ञात करना है। तो देखो ये संख्या है क्या है हमारे पास 418, 475 और 513। इनका HCF हम हमारे तरीके से निकालना चाहे तो हमारे काफ़ी जटिल हो जाएगा, जो हमने पहले किया है। तो हम किस तरीके से करें, इसमें दो विधियाँ होती है। भाग विधि से हम इसको करते हैं। देखिए भाग विधि से ऐसा है कि आप सबसे छोटी का उससे जस्ट बड़े वाले में भाग दे लो, और फिर जो आता है लास्ट में भाजक उसका आप इसमें भाग देना शुरू कर दो। इस तरीके से करना है ना। या फिर आप चाहे जिस संख्या का चाहे जिसमें भाग दे सकते हो, किसी भी संख्या में भाग दे सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी संख्या का किसी में भी, दो तीनों में से। लेकिन हम यहाँ पे जैसे 475 को लेकर चले, 475 को लेकर चले और इसमें 418 का भाग देते हैं। 418 एकम 418, एक बार बच गए। 15 में से 8 गए तो 7, 6 में से 1 गया तो 5, 57 बच गया। अब जो आया ना हमारे पास जो शेषफल, उसको तो आप भाजक बनाओ, और जो पहले भाजक था उसको आप भाज्य बना दो। अब भाग दे लो, 8 पंजे 40 और 56 हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे तो 7 बार दे लो। 7 7 49 का 9 आशील 4, 7 पंजे 35 और 4 39। बच गया कितना? 18 में से 9 गए तो 9 और 10 में से 19। 19 को जो शेषफल बचा उसको आप भाजक बनाओ, और जो पहले भाजक था उसको आप भाज्य बना दो। 19 3 57, शून्य बच गया। यहाँ पे 3 बार गया। हमारे पास जो यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे शून्य बचता है शेषफल, उस समय यहाँ पे जो भाजक होता है वही क्या होता है? HCF होता है। क्या होता है? HCF होता है। जब यहाँ पे शेषफल शून्य बच जाता है, जब उस समय भाजक होता है वो HCF होता है। लेकिन ये हुआ किन संख्याओं का HCF? ये केवल इन दो संख्याओं का HCF हुआ, क्योंकि हमें इन दोनों संख्याओं को लेकर ही चले हैं, तब जाकर हमारे को शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। तब यह 19 क्या है? दो संख्याओं का HCF है। इसका मतलब ये तीनों संख्याओं का HCF नहीं। इसका मतलब जो यह भाग है इसका पूरी बार इसको विभाजित किया, इसका भाग इसमें भी देकर देख लो। 513 में 19 को भाग देंगे, 19 दूना 38, 11 में से 8 गए 3 और 4 में से 3 गए तो 1, 133 हो गए 3 उतारने पर। 19 7 133, यानी इसका भाग इसमें चला गया और शेषफल शून्य बचा। अब हमारे पास जो यहाँ पे भाजक है, क्या ये भाजक है लास्ट में, और यहाँ पे शेषफल क्या है? शून्य है। उस पोजीशन में हमारे को जो भाजक प्राप्त होता है वो क्या होता है? HCF होता है। अर्थात HCF ऑफ 418, 475 एंड 513 बराबर 19। इनका HCF क्या हो गया? ये 19 प्राप्त हुआ, 19 प्राप्त हुआ हमारे को इनका जो HCF है। अब इस विधि से कर सकते हो आप, एक विधि और है उससे भी कर सकते हो। ये भी ऐसी है, वो भी ऐसी विधि है, लेकिन थोड़ा देखो उसको शॉर्ट बनाने का तरीका हो जाएगा। उसमें क्या है, ये किया, उसके बाद में हमने क्या किया? इन दोनों का अंतर निकाल लिया। इन दोनों में अंतर कितना है? 15 में से 8 गए तो 7 और 6 में से 1 गया तो 5, 57 आ गए। इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर है 13 में से 5 गए तो 8 और 10 में से 7 गए तो 3, 38 और आगे शून्य आ जाएंगे। अब ये आ गया, इसका अंतर आ गया, इसका अंतर आ गया। अब इसका अंतर निकालो दोनों का, तो देखो 13 में से 8 गए तो 5
और 10 में से 1 गया तो 9, 95 आती क्या, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास संख्या क्या पता प्राप्त हो गई, 38, 57, 95। इनका एलसीएम उस तरीके से ले लो तो 57 में 38 का भाग देते हैं, 38 से कम 38 बच गया, 17 में से 8 गए तो 9 और 4 में से 3 गया तो 1। अब जो शेष पर बचा उसको भाजक बना दो और जो पहले भाजक था उसको भाज्य बना दो। 19 दूना 38, शेष पर बच गया 0। लेकिन अभी तक ये दो संख्याओं का शेषफल ही बचा है, हमें इसमें और भाग देकर देखना होगा इसका। 19 का भाग 95 में भी यदि पूरी पूरी बार चला जाएगा तो ये ऐसे यही आ जाएगा। तो 19 5 95, शेषफल 0 और यहाँ पे 5 बार गया। कहने के बाद जो हमारे पास संख्या थी HCF और 418, 475 व 513, इसका मान हमारे पास प्राप्त हुआ। HCF 19 प्राप्त हो गया इनका। इस तरीके से भी कर सकते हो आप, इनका अंतर निकाल कर भी, या डायरेक्ट भाग देकर करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। दोनों में से कोई भी आप एक तरीका अपना सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आज हम बहुत मोस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए आप बने रहो। तो ये तो भाग विधि के द्वारा मत्स्य निकालने का जो तरीका है वो दिया। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, जैसे क्वेश्चन हमारे पास है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी ज्ञात करना है। ये इनमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी वो हमें ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करना हो, देखो इसको हमने यहाँ पे उतारा। अभाज्य गुणनखंडों का मतलब होता है अभाज्य संख्या के रूप में वो सभी संख्याएं। तो देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, हमने नंबर सिस्टम में किया था और नंबर सिस्टम में हमने आपको बताया था कि यह जो नंबर सिस्टम है हर चीज़ के लिए काफ़ी मोस्ट है और वो आपको हर जगह परेशान करने वाला है। यदि फिर भी नहीं देखा हो तो फिर भी उसे अच्छी तरह देख लेना। हमने कहा था कि अभाज्य संख्या वो होती है जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता अन्य का, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अर्थात जिस संख्या के केवल मात्र 2 ही गुणनखंड हो, 1 और 2, सॉरी 1 और स्वयं वो संख्या, तब वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या ही है। 2 क्या है, 2 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, इसके अलावा नहीं जा रहा। 3 में 2 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, 1 का जा रहा है और 3 का जा रहा है, नहीं जा रहा और किसी का। 5 में 1 का जा रहा है और 5 का जा रहा है और किसी का भाग नहीं जा रहा। 7 में 1 का जा रहा है और 7 का जा रहा है और किसी का नहीं जा रहा। ये बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं, बाकी इसको आगे नहीं करेंगे। मैं आपको समझाने के तौर पर ये बात बता रहा हूँ। अब इसका मतलब ये है, अब इनको क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इस पोजीशन में क्या होती है, इनकी जो घातें होती है उन्हीं को जोड़ देते हैं। 3 + 2 + 7 + 2, यही इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी ऐसी पोजीशन में। तो क्या हो जाएगी, देखो 4 और 3 7 और 7 7 14। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, 14 प्राप्त हो गई हमारे पास। केवल इनकी घातों को जोड़ दो, बस ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ध्यान इतना ही रखना है, यहाँ पे सभी अभाज्य संख्या हो तभी, यदि वो अभाज्य संख्या के रूप में नहीं है तो उसको हमारे को अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में विभक्त करना होगा और फिर उसको हल करना होगा इस प्रकार से। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे आधारित। 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 9 इंटू 8 की घात 7 इंटू
25 की घात 11। इनका हमें अब इनमें अनुभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो 2 की घात 5 उतार लो, 3 की घात 9 उतार लो, इंटू 8 की घात 7 उतार लो, 25 की। और हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते ही 5 + 9 + 7 + 11 20 और 12 32 आ गई भाई अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। लेकिन नहीं, ये गलत है अपना सोचना, क्योंकि हमने इसमें एक बात ये भी कही थी, ये सभी संख्याएं क्या होनी चाहिए, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में होनी चाहिए। ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं। ये अभाज्य संख्या नहीं है तो इसके टुकड़े करो, कितने हो जाएंगे, 2 × 2 × 2, 3 टुकड़े हो जाएंगे अभाज्य संख्याओं के। ठीक, फिर इसके, ये भी अभाज्य संख्या के रूप में नहीं है तो इसके भी 5 × 5 2 टुकड़े हो जाएंगे। यानी इसके तो 3 हो रहे टुकड़े, एक पेड़ के 3 टुकड़े, और एक पेड़ के 7 फल लगते थे। कितने फल लगते थे, 7 लगते थे, और 3 के कितने हो गए, 21 हो गए। यहाँ पे 2 हुए तो 1 के 11 लगते थे, तो 2 के कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। इस प्रकार से हमें ये ज्ञात करना है। अब ये क्या हो गया, देखो 5 + 9 + 7 21 + 11 दूना 22, ये मान हमारे पास आ गया। तो क्या हो गया, 22 और 21 43, 9 52 और 5 57, 22 21 43 9 52 और 5 57, ये हमारे पास मान हो गया। आप या तो इसको इस तरीके से करो, या फिर आप इसको इस तरीके से करो। इस तरीके से देखना, इसको यदि डायरेक्ट करना चाहो तो ये आसान तरीका। बाकी 2 की पावर 5 × 3 की पावर 9 × 2 × 2 × 2 की पावर 7 × 5 × 5 की पावर 11। अब 2 की पावर 5 × 3 की पावर 9 × 2 की पावर 3 हो गई ना, 2 की पावर 3 7 × 5 की पावर 2 की पावर 11, ये होगी 2 की पावर 5 × 3 की पावर 9 × 7 21, तो 2 की पावर 21 × 5 की पावर 11 दूना 22। अब जोड़ लो इनको, 5 + 9 + 21 + 22, 21 और 22 43, 9 52 और 5 57। तो मेरे ख्याल से वो उचित रहेगा। आपने यहाँ पे इसके टुकड़े कर लिए, 2 × 2 × 2 3 टुकड़े हुए, तो 7 को 3 से गुणा कर दिया उसकी घात को, और यहाँ पे 5 × 5 2 टुकड़े हुए, 11 को 2 से गुणा कर दिया उसकी घात को, तो यहाँ पे 21 और 22 आ गए। और इसमें देखिए हमने 5 + 9 14 और 21 35 35 22 57 हो गए। डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें थोड़ी हमारे को समय लगेगा, ऐसा है। तो इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने उसमें नंबर सिस्टम में भी किया था, इसलिए ज़्यादा इसके झमेले में नहीं पढ़कर हम आगे के क्वेश्चनों में चलते हैं। आगे का क्वेश्चन भी आपको नंबर सिस्टम में बताया हुआ है, लेकिन कुछ उसमें और पार्ट जोड़ देंगे, उस हिसाब से करेंगे। जैसे हमने कोई संख्या ली, ये किसी का गुणनखंड है, इसका 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है, 9 का जाता है, 12 का जाता है, 18 का जाता है। भैया जाता है किसका है, 36 का भी जाता है, और ये 36 का ही जाता है, वह संख्या 36 ही है। यानी इन संख्याओं का भाग 36 में जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, 18 का भी जा रहा है, और 36 का भी जा रहा है। ये 36 ऐसी संख्या है जिसके ये क्या है, हमने किस में ज्ञात किया था, इधर वाले क्या होते हैं, नंबर सिस्टम में बात की थी इधर वाले, और इसके भी पहले चैप्टर में ऐसी बात की थी। इन्हें क्या कहते हैं, हम गुणनखंड कह देते हैं। इन्हें हम क्या कह देते हैं, अपवर्तक कह देते हैं। इन्हें हम क्या कह देते हैं, भाजक कह देते हैं, क्योंकि इनका भाग जा रहा है। और इन्हें हम क्या कह देते हैं, इन्हें हम फैक्टर कह देते हैं, फैक्टर कह देते हैं, कलेक्टर नहीं, फैक्टर कह देते हैं। क्या कहते हैं, फैक्टर। ये सभी एक ही नाम है। तो आपको ऐसा कह दिया जाए कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, अपवर्तक ज्ञात कीजिए, भाजक ज्ञात कीजिए 36 के, या फैक्टर ज्ञात कीजिए, ये सभी इसके फैक्टरी है, सभी इसके क्या है, फैक्टरी है। अब पहला क्वेश्चन जैसे आपको पूछा जाए, इसके सभी गुणनखंड कितने हैं, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या 36 के सभी गुणनखंडों की, सर्व गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
36 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुई। ठीक है, फिर सारे गुणनखंडों का योग करोगे तो 3 1 और 2 3 3 3 6 6 और 4 10 10 और 6 16 16 और 9 25 25 और 12 37 37 और 15 55 और 36 55 और 36 61 और 91 91 आ रहे क्या? देख लो, देखिए 3 6 10 16 हो गए, 16 और 25 37 55 हो गए, 55 और 61 और 91 हो गए। ये इनका योग आ गया। ऐसे अब इनमें मुझे इनमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? तो अभाज्य गुणनखंड आप देख लोगे कौन कौन से, यह है, यही तो अभाज्य गुणनखंड है इसके, दो ये अभाज्य गुणनखंड। तो इस प्रकार से हमें ऐसा नहीं करना है। ये तो मान लो हमारे पास 36 था इसलिए हमने इसको जड़ से लेकर कर लिया, बाकी परीक्षा में तो ये भी मेथड गलत ही है, इसमें भी समय लगता है काफ़ी। हमें तो परीक्षा में समय बचाना होता है, वहाँ पे आपको 1000 की पूछ ले तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारे 36 है ना, इसके हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इकाई अंक 6, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 और बच गया 1 2 8 16। 8 इकाई अंक, फिर 2 का भाग देंगे, 2 9 18। फिर 3 का भाग देंगे, 3 3 9 और 3 1 3। ये हमारे पास इसके गुणनखंड आ गए 36 के बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो हमने क्या किया, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ऐसा कर लिया हमने इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 36 के लिए, 36 के लिए क्वेश्चन वही है आधा जो हमने वहाँ पे नंबर सिस्टम में किया था, और इसमें कुछ चीज़ें और हम कंप्लीट करेंगे। और इस क्वेश्चन में से उस क्वेश्चन में से लगभग आने के चांसेस होती है परीक्षा में, और यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए ये देखो वहाँ पे भी यहाँ पे भी हम बता रहे हैं। इसके गुणनखंड क्या हो गए, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 36 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो 36 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसके 36 के बराबर क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इसके गुणनखंड है। और हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करनी है। गुणनखंड अभाज्य है जो हमने निकाले, जो अभाज्य है, तो 2 + 2 बराबर 4 हो गए। 2 + 2 बराबर कितने हो गए, 4 हो गए अभाज्य गुणनखंड। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, 4 हो गए ऐसे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई, 4 हो गई 36 के अंदर। दूसरा क्वेश्चन बनता है, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों का प्रकार, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों का प्रकार, यानी प्रकार। अब जैसे हमारे पास कोई संख्या आ रही है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 की पावर 3 आ रही है और 3 की पावर 4 आ रही है। लेकिन अभाज्य गुणनखंडों का प्रकार कितना हुआ, एक तो 2 के रूप में हुआ और एक 3 के रूप में हुआ, एक तो 2 के रूप में हुआ और एक 3 के रूप में हुआ। प्रकार तो यही हुआ ना। तो हम देखो इस संख्या को यहाँ पे उतार देते हैं, 4 आया जिसको हम यहाँ पे उतार देते हैं, यानी इनकी संख्या 4 हो गई। हमारे पास कुछ संख्या आ जाएगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत बढ़ने वाले हैं, इसलिए हम इसको छोटे रूप में कर रहे हैं।
विभिन्न किसमें 36 में विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों का प्रकार क्या है। तो देखो हमारे पास ये जो संख्या आ रही है, मैं समझने के तौर पर देखो 36 के बराबर हमारे पास आता है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। लेकिन प्रकार देखो, एक तो 2 के रूप में आ रहा है, एक 3 के रूप में आ रहा है, यानी प्रकार तो 2 ही आ रहे हैं, 2 और 3 के रूप में। इसका मतलब विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों का प्रकार क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों का प्रकार 2 है, एक तो 2 के रूप में है, एक 3 के रूप में। यदि यहाँ पे 5 के रूप में हो जाता तो यहाँ पे संख्या 3 आ जाती, 5 के बाद में यदि 7 पे आ जाती है तो संख्या 4 हो जाती। लेकिन 2 के ऊपर कितनी घात हो, है तो एक ही प्रकार का, 2 के प्रकार का ही। 3 पर कितनी घात हो, है तो एक ही प्रकार का, 3 के प्रकार का। इसलिए 3 और 2 के रूप में 2 प्रकार के हो गए। तीसरा क्वेश्चन है, सार्वय गुणनखंडों की संख्या। हम 36 के लिए सार्वय गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें कितनी है। देखो 36 के बराबर हमारे पास है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। और हम इनके सारे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर घात लगी हुई है उसमें एक जोड़ दो, इधर भी घात लगी हुई है उसमें एक जोड़ दो, और 3 इंटू 3 बराबर 9। कितनी आई संख्या, 9। देखा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गई हमारे पास संख्या। यानी क्या हो गया, सार्वय गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। अब यह देखो हमने एक किसका लगाया, एक वो लगाया जो हर गुणनखंड के गुणा में एक लिख सकते हैं, तो वो वाला एक इसमें जोड़ा है। एक तो सभी का गुणनखंड होता है ना, एक तो सभी का गुणनखंड होता है, तो हमने हर गुणनखंड के रो में एक जोड़ा, तो यहाँ पे एक जोड़ दिया। इस प्रकार से हमारे पास 9 हो गई। तो सार्वय गुणनखंड, यह आपको थोड़ी ऐसे रखनी है, मैं हमारे पास जगह इतनी नहीं होगी बोर्ड पर, इसलिए इसको साथ के साथ सफाई कर रहा हूँ। अब चौथा नंबर का क्वेश्चन है, सार्वय गुणनखंडों का योग। सार्वय गुणनखंडों का योग हमने ज्ञात किया था, और सह वैसा का वैसा ही करना है जो हमने नंबर सिस्टम में किया था। कैसे किया था सार्वय गुणनखंडों का योग, हमने लिया 36 के बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, और हमने क्या किया, यहाँ के 2 के ऊपर 0 से शुरू करेंगे और 2 तक जाएंगे घात तक। इस पे भी वैसा ही हो जाएगा, यदि एक घात होती तो 1 तक जाते। तो देखो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, यहाँ तक पहुँच गए। इनकी 2 तक थी, यदि 3 तक होती तो 3 तक जाते, 1 तक होती तो 1 तक ही जाते, यहाँ तक ही आकर रुक जाते, ऐसा। अब देखो क्या आया मान, किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 होती है, मान 1 आता है, चाहे वो 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 7 हो, चाहे वो कोई भी संख्या हो, उसके ऊपर यदि घात 0 है, कोई भी संख्या है उसके ऊपर यदि घात 0 है तो उसका मान 1 आएगा। दूसरी बात हमें समझना है कि सम गुणा सम हमारा किया हुआ है नंबर सिस्टम में, उसका मान क्या आता है, सम आता है। सम को सम के से गुणा करने पर मान क्या आएगा, सम आएगा। अब देखो सम गुणा विषम, सम को विषम से गुणा करने पर भी मान सम आता है, वहां पे हमने सम विषम में किया था, ऐसा किया था ना। और विषम गुणा विषम बराबर मान आएगा विषम, यानी एक ही पोजीशन में मान विषम आएगा जब विषम संख्या को विषम से गुणा किया जाएगा, और सम को सम से गुणा करने पर भी सम आएगा, सम को विषम से गुणा करने पर भी सम आएगा, बाकी विषम को विषम से गुणा करने पर ही विषम आएगा ये मान। तो ये चीज़ हमारे को यहाँ पे भी नोट लगाकर लिख लेनी है कि इसके बराबर भी क्या आएगा, विषम आएगा। सम को सम से गुणा करने पर सम, और सम को विषम से गुणा करने पर विषम, और विषम को विषम से गुणा करने पर विषम। इस प्रकार से हमारे पास ये मान प्राप्त होंगे। तो देखो इसका मान 1, 2 के ऊपर घात 2 का मान 2, 2 के ऊपर घात 2 का मान, 2 के ऊपर घात 1 का मान 2, 2 के ऊपर घात 2 का मान 4, और इधर 3 के ऊपर घात 0 का मान 1, 3 की घात
ऊपर घात 1 का मान 3 और 3 के ऊपर 2 का घात 9, ये हमारे पास मान है। अब देखो क्या हो गया टोटल 7 और इधर देखो 4 और 13, 13 7 91, टोटल कितना किया था हमने यहाँ पे 91, यानी सभी गुणनखंडों के का योग है जो हमारे पास यहाँ पे सारे गुणनखंडों का योग कितना गया 91 प्राप्त हो गया। कितना 91 प्राप्त हो गया। ध्यान रखना सम और विषम यहाँ से बनता है। ये देखो ये सम विषम थे, यहाँ पे 1 2 के ऊपर घात 1 लगी, उससे ये विषम बन गया। यदि 2 के ऊपर घात 1 को हम शून्य को हटा दे, 2 के ऊपर घात शून्य का 1 बना, इसने इसको विषम बना दिया। ये देखो विषम, बाकी इधर वाले तो ये विषम ही मानते हम, क्यों, और इधर वाले विषम रहो चाहे सम रहो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इधर वाला सम हो जाएगा तो गुणनफल सदैव ही सम आएगा। एक सम हो गया तो सम ही आएगा, सम को सम से गुणा करने पर सम आएगा, सम को विषम से गुणा करने, ये विषम होगा तो विषम आएगा और ये सम होगा तो विषम ही आएगा यदि ये सम हो जाएगा। तो सम के लिए हम जो की घात 0 को यहाँ से हटा देते हैं, सम के लिए ज्ञात करते हैं। तब इतना ही ध्यान रखना है, जिससे ये सम हो जाएगा तो इधर वाला विषम आएगा ना, देखो यहाँ पे भी सम आएगा तो भी इससे गुणा करेंगे तो सम हो जाएगा, सम से गुणा करेंगे। इधर वाला सम आ गया तो भी सम से गुणा करेंगे तो सम ही आएगा। तो इसलिए 2 की पावर शून्य को हटा देते हैं सम निकालने के लिए। तो सारे गुणनखंडों की संख्या तो 9 थी और उनका योगफल है 91, ये भी हमने निकाल लिया। ठीक है, इसकी भी मैं सफाई कर देता हूँ। हमारे पास 4 तक पहुँच गए, कहाँ तक पहुँच गए 4 तक पहुँच गए। अब 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सॉरी सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या लेनी है तो देखो 36 के बराबर हमारे पास क्या है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये मान हमारे को प्राप्त हुआ। तो 2 वाला पूरा ऐसे के ऐसे 2 ही लेना है हमें, क्योंकि ये सम के रूप में होगा ना, तो इसके ऊपर चाहे आप घात कितनी हो वो की वही घात लेनी है, यानी 2 की पावर 0 वाला हमारे को हटाना है इसमें। और आगे जो करेंगे तो इसके ऊपर घात 2 है तो 2 प्लस 1 कर देंगे। अब मैंने कहा था इधर वाले का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क सिर्फ इधर वाले का पड़ेगा। तो 2 की पावर 0 वाला हमने छोड़ दिया, जिससे हमारे पास ये सम हो गया। इधर वाला भी सम आएगा तो भी सम होगा, सम आएगा तो भी सम ही होगा। तो सम गुणनखंडों की संख्या 2 गुणा 3 बराबर 6 हो गई। सम गुणनखंडों की संख्या 2 गुणा 3 बराबर कितनी हो गई, सम हो गई। तो देखो सम कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 छा गए ना सम गुणनखंडों की संख्या। सम कौन कौन से, 2 सम है, 4 सम है, 6 सम है, 12 सम है, 18 सम है, 36 सम है। तो 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया और 6 नंबर हो गया। ये हमारे पास मान आ गया। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 6 आ गई। और उसका करने का तरीका यह है कि 2 वाली में हम +1 नहीं करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने +1 किया था तब 9 लाया था 2 वाली में, क्योंकि उसमें सभी का मान निकालना था। यहाँ पे हमें केवल सम वाला निकालना था, 2 के वाले में प्लस नहीं करना है, ऐसा कैसा होता ना। और 3 5 इनके ऊपर आए उनमें प्लस करना है, ये ध्यान रखना है। तो इसकी भी मैं सफाई कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 है सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। तो हमें सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात की, उसका तरीका हमने कहा 2 के ऊपर 0 वाला फैक्टर नहीं लेते, इसलिए 2 वाली घात को तो ऐसे का तो उतार लेते हैं, बाकी घातों में +1 बन करके हम सम निकाल लेते हैं। अब सम गुणनखंडों का योग हमने किया था वहाँ पे, सम गुणनखंडों का योग, सारे गुणनखंडों का योग कैसे किया था देखो, उसी को देखना है एक मिनट। 36 के बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 है। और उसने हमने सारे गुणनखंडों की बात कर रहे हैं, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 की 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2।
ये आ गया। हमने कहा था केवल सम विषम तो यही बनाता है क्योंकि इसका मान 1 आता है और इसका मान सब 2 के ऊपर कितनी भी घात लगाओ सम ही आएगा आगे वाले मान, लेकिन ये शून्य लगते ही 1 आएगा जो ये इसको विषम बना देगा। तो हम इसका काम खलास कर देते हैं। इसको हमने यहाँ से हटा दिया, 2 की पावर 0 वालों को हमने यहाँ से हटा दिया, तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 ही ले लिया। और इसको हमने ऐसा का ऐसा लिया, उसका कारण भी मैं आपको अभी बताऊंगा। हमने इसको ऐसा का ऐसा क्यों लिया, इधर वाले का मान चाहे सम आए चाहे विषम आए, इधर वाले का मान सम आएगा तो सम गुणा सम बराबर भी सम होगा, सम गुणा विषम बराबर भी सम ही होगा। इसलिए इन दोनों का गुणनफल सम ही प्राप्त होना है। इसलिए इधर वाला तो ये यहाँ पे 1 होने से सम भी हो सकता है विषम भी हो सकता है। यदि हम 3 की पावर 0 उठाए 5 की पावर 0 उठाए तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसका मान सम में भी आ सकता है और विषम में भी आ सकता है, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ से हमने 2 की पावर 0 उठाते ये सम ही रहेगा, चाहे आप इसके ऊपर कितनी भी घात लगाते चलो आगे से आगे। तो देखो इसका मान 2, इसका मान 4, इसका मान 1, इसका 3, इसका 9, तो ये कितने हो गए 6 इंटू इनका मान 12 और 13, 13 छकी 78। क्या मान आ गया 78। सम गुणनखंडों का योग कितना हो गया 78 प्राप्त हो गया। सम गुणनखंडों का योग कितना प्राप्त हुआ 78 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे विषम गुणनखंडों के लिए। विषम गुणनखंडों के लिए 7वां है, टाइम देख रहा था वीडियो में ज्यादा नहीं हो जाए। विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करें। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 वाले सभी को उठा देते हैं। देखो हमने किया क्या, 36 बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, और इसका मान हमने सारे के लिए सभी के लिया 0 2 2 ये लिया हमने, और इधर वाले के लिया 0 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 ये लिया हमने। अब ध्यान दो इसमें हमने किया क्या, हमने कहा विषम तो इससे बनता है केवल, तो आप 2 की पावर 0 रख सकते हो, बाकी इनको तो आपको रखना ही नहीं है। आप 2 की पावर 0 रख सकते हो, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, तो देखो क्या मान आएगा 2 की पावर 0 का मान 1 आएगा, और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप 2 की पावर 0 रखोगे तो भी काम चलेगा, नहीं रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये तो गुणा में आना है। इसका मान 1, इसका 3, इसका 9, और ये मान हो गए कुल मिलाकर हमारे पास 12 और 13, 1 गुणा 13 बराबर 13। अब देखो विषम गुणनखंडों की संख्या हमारे पास कितनी प्राप्त हो गई, सॉरी हमने योग ज्ञात कर दिया। इसमें हमने क्या क्या ज्ञात कर दिया, योग ज्ञात कर दिया, हमें संख्या ज्ञात करनी थी। चलो यहाँ पे आप योग लगा लो इसको 1 मिनट। विषम गुणनखंडों का योग हमारे पास कितना प्राप्त हुआ 13 प्राप्त हो गया। 13 और 78 91 हो गए। अब देखो संख्या ज्ञात करते हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या, भाई ये इसकी जगह कर लेना, ये इसकी जगह कर लेना, उल्टा कर लेना इसको। अब हम 36 बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 करते हैं, है ना। हमने किया इससे बनता है तो इससे शून्य वाला हम ले सकते हैं, तो उसका लेने का कोई मतलब नहीं है, तो ये तो सम वाले है। और हमें क्या करना है, केवल 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 में से केवल क्या लेना है 2 की पावर 3 वाला लेना है, 2 प्लस 1 बराबर 3 ये लेना है। इसको छोड़ना 2 वाले को पूरे को, क्योंकि इससे ही बनता है सम विषम जो बनता है, तो हमें इसको छोड़ना है। इसकी मैथ केवल 2 की पावर 0 वाला काम आता है, तो वो तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, इसको हमने छोड़ दिया और बाकी का ले लिया। आगे और होते हैं उनको भी इस प्रकार से लेते हैं, तो 2 प्लस 1 बराबर 3। अभी आगे देखो 6 और 3 9 और कुल 9 ही थे, कुल 91 था योग सभी का, और 13 और 78 का 91। तो इस प्रकार से हमारा आज की क्लास पूरी, इसका एक क्वेश्चन हम कल और करेंगे। ओके थैंक्स, आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है। शेयर लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके थैंक्स, धन्यवाद।